रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हमने अनुच्छेद 111 तक देखा हुआ है। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 112, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। संविधान में बजट शब्द की चर्चा के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। यहाँ पे मेन बात अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें बजट शब्द की चर्चा नहीं है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में फंसाने के लिए पूछ देता है कि बताइए किस अनुच्छेद में बजट शब्द की चर्चा है। बच्चे अगर ठीक से पढ़े नहीं रहते हैं तो वो अनुच्छेद 112 कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा ही नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट बोल देते हैं। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ जानकारियां ले लेते हैं। बजट लोकसभा में प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वे वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री को इसे प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो बजट होता है वो सामान्यतः या फिर वो पेश करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति जी ऐसा करते नहीं है, बल्कि वो किसी मंत्री को बोल देते हैं कि आप ये बजट पेश कीजिए। ज़्यादातर तो वित्त मंत्री ही बजट प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इसीलिए उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। तो ज़्यादातर टाइम राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री से ही जो वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा आप बजट बोल लीजिए नॉर्मल भाषा में, बजट की चर्चा करते हैं। लेकिन मान लीजिए वित्त मंत्री जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री के अलावा किसी अन्य मंत्री से भी इसे प्रस्तुत करवाते हैं। अगर आप लोग हाल ताज में देखेंगे तो कुछ समय पहले जो हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, उन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया था, क्योंकि उस समय जो वित्त मंत्री जी थे वो बीमार थे। ठीक है, तो ये अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए तो कि लोकसभा में मतलब बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जी स्वयं प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि वित्त मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री से बजट प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक है, बजट में इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है। बजट में एक वर्ष के राजस्व में आय और व्यय दोनों की चर्चा की जाती है। इसे आम बजट या संघीय बजट कहते हैं। यह वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है, इससे धन नहीं निकलता है। तो देखिए, बजट क्या है? बजट केवल एक भाषण है कि वित्त मंत्री जी या कोई अन्य मंत्री खड़े होकर बजट पर भाषण देंगे। उसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि हमें इस एक साल में कितना राजस्व, कितना टैक्स कलेक्ट होगा। क्योंकि देखिए, एक साल के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा खर्चा कितना होगा या फिर हमको मिलेगा कितना। तो उसी हिसाब से जो वित्त मंत्री होते हैं वो पूरा एक फाइल लेके बैठे रहते हैं कि कहाँ से हमको कितना कितना मिलेगा। तो वो बताते हैं कि हमको एक साल में इतना धन मिलेगा। फिर वो ये भी बताते हैं कि हम इतने धन का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, यानी आय कि कितना मिलेगा और व्यय खर्चा कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल से आप समझिए कि वित्त मंत्री जी ने बोला कि हमें पूरे साल भर में 100 रुपये मिलेंगे। मतलब केवल एक एग्जाम्पल है, 100 रुपये नहीं मिलते हैं, केवल एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने बताया कि हमें आने वाले वित्तीय वर्ष में 100 रुपये मिलेंगे। ये हो गई आय। तो उसमें ये भी बताते हैं कि 100 रुपये कहाँ से मिला। 100 रुपये कहाँ के टैक्स से मिला? टोल टैक्स से मिला, घर के टैक्स से मिला, ज़मीन के टैक्स से मिला, या फिर किसी दुकान के टैक्स से मिला। तो मतलब वो 100 रुपये कहाँ कहाँ से मिलेंगे ये भी बताया जाता है। उसके बाद जो व्यय है कि इन 100 रुपये का हम कहाँ कहाँ व्यय करेंगे। मान लीजिए 10 रुपये पुल बनाने में, 10 रुपये सड़क बनाने में, 10 रुपये आवास बनाने में, मतलब कि कहाँ कहाँ उन 100 रुपये को व्यय करना है वो भी बताते हैं। तो जो बजट है वो केवल एक भाषण है, जिसमें किसी आने वाले वर्ष की, जो आगामी वर्ष है उसमें कितना धन आएगा, यानी आय कितनी होगी, और उसको हम कहाँ कहाँ व्यय करेंगे, यानी कहाँ कहाँ विकास कार्यों में लगाएंगे, इसकी चर्चा होती है। ठीक है, देखिए, जो हमारा वित्तीय वर्ष है
ये मार्च से अप्रैल के बीच होता है। अगर हम 2022 यानी करंट की बात करें तो हमारा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 बोला जाता है, होता ये एक साल का ही है, यानी कि अप्रैल 22 से लेकर अगले साल मार्च 22 तक, इसीलिए इसको 22-23 बोला जाता है। होता ये एक ही साल का है, लेकिन ये दोनों साल होने के कारण, मार्च अप्रैल होने के कारण ही कन्फ्यूजन हो जाती है। ये 2 वर्ष का नहीं बल्कि एक ही वर्ष का होता है, क्योंकि आप अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक काउंट करेंगे तो वो 12 महीने ही होंगे। ठीक है, तो ये केवल एक साल का ही होता है। और उसके अलावा बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। जब सत्र के बारे में बता रहे थे हम आपको, तो वहाँ पे हमने इस बात की चर्चा की हुई थी कि बजट सबसे लंबा भाषण होता है, क्योंकि भाई भाषण देना है पूरा बताना है कि साल भर में हमको कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्ट होंगे। अब एक दो जगह से सरकार को तो मिलते नहीं है, बहुत सारी जगह से मिलते हैं, तो वो बताना पड़ता है। उसके बाद बताना पड़ता है कि उन सबको यूज़ कहाँ कहाँ करना है, एक एक पॉइंट। इसीलिए ये बजट सत्र बहुत ही लंबा हो जाता है ना। तो वो 3 सत्र होते हैं संसद के। उन तीनों सत्रों में सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो ये बजट सत्र ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 112, जिसमें बजट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। अब 113 में क्या कहा गया है? प्राक्कलन। अनुच्छेद 113 में प्राक्कलन है। बजट में किए गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा, इस खर्च की चर्चा प्राक्कलन में किया गया होता है। प्राक्कलन यानी आकलन, एक हिसाब से आप मान लीजिए नॉर्मली कि मान लीजिए कि हमें कोई सड़क बनानी है, तो उस सड़क में कितने का मोरंग लगेगा, कितने की गिट्टी लगेगी, कितने मजदूर लगेंगे, उन मजदूरों को कितना पैसा दिया जाएगा, मतलब एक एक चीज़ की उसमें, छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़े बड़े चीज़ की उसमें चर्चा होती है कि क्या चीज़ कितना रहेगा और उस पे कितना पैसा लगेगा। प्राक्कलन यानी आकलन बताया जाता है संसद को कि हमें इतना पैसा लगेगा ये सड़क बनाने के लिए, या फिर केवल सड़क का एग्जाम्पल दिया है, यानी कोई भी विकास कार्य अगर सरकार कर रही है तो उस पर बताएगी कि हमको किस चीज़ में कितना पैसा लगेगा। और जो घोटाला होता है ना, वो यही प्राक्कलन में ही होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको 100 रुपए की सीमेंट खरीदनी है, हालांकि 100 रुपए का मिलता नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको 100 रुपए की सीमेंट से काम चल जाएगा, वहाँ पे आप 150 कर दिए, यानी 50 रुपए का तो घपला हो गया ना। तो जो सारे घोटाले होते हैं वो इसी प्राक्कलन में होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को थोड़ा बड़ा थोड़ा ज़्यादा लगा के बोल देते हैं। ठीक है, फिर आगे है विनियोग विधेयक। प्राक्कलन में बताए गए धन को निकालने के लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित करना होता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए तब तक धन नहीं निकल सकता। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। यानी बजट में सब कुछ बता दिया गया कि कितना आएगा कितना जाएगा, और प्राक्कलन में बता दिया गया कि हमें किस कार्य के लिए कितना पैसा चाहिए, लेकिन अभी धन निकला नहीं है। फिर धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, और प्राक्कलन में जितने पैसे बताए गए होते हैं विनियोग विधेयक द्वारा वो पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कोष का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संसद को ही कहा जाता है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया संसद में ही चल रही है ना। अब आगे देखते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 115, अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान। विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई के कारण कम पड़ जाता है, जिस कारण काम रुक जाता है। अतः काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन को अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लाया जाता है। यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है कि आप लोग एक बार खुद सोचिए कि हम नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह अगर सोचेंगे कि जो हमें पेन आज से 10 साल पहले, हम अपनी बता रहे हैं कि जो पेन हमें आज से 10 साल पहले मिलती थी, क्या वही रेट हमें आज भी मिलती है? पहले हमें 1 रुपए की पेन पेंसिल मिल जाती थी, आज वही 3 रुपए की है, 4 रुपए की है, 5 रुपए की है। यानी महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है ना। आप लोग भी अगर 12वीं में होंगे, BA BSc में होंगे, तो क्या आज जितने में आपको बुक मिल जाती है, कॉपी मिल जाती है, क्या वो 10 साल पहले भी वैसे ही मिलती थी? नहीं ना, क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो खर्चा भी बढ़ा है। तो उसी तरीके से संसद में अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए जो पैसे निकाले गए होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि तुरंत में अगर एग्जैक्ट टाइम पे ही काम हो गया तो आज के हिसाब से
हो जाएगा आराम से। लेकिन अगर वो 2 साल, 4 साल, 5 साल काम रुक गया तो उन समय के साथ महंगाई भी बढ़ रही है। तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो उस पैसों को अतिरिक्त अनुदान या अनुपूरक अनुदान से निकाला जाता है, क्योंकि भैया कोई अपने घर से तो नहीं लगाएगा ना किसी काम पे। मान लीजिए कोई पुल बनाया गया था, है ना? वो पुल का खंभा गड़ गया, अभी ऊपर कुछ उसके बना ही नहीं है, क्योंकि जो बना रहे थे उनके पास पैसे ही नहीं हैं। तो उन एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएंगे? तो अतिरिक्त अनुदान से आएंगे। यानी जो पैसे की कमी हुई है, अतिरिक्त अनुदान द्वारा और पैसे निकाल लिए जाते हैं। फिर है बजट में कटौती। इसमें क्या कहा गया है? बजट के मांग को कम करने के लिए बजट पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, क्योंकि देखिए बजट में मान लीजिए जो पक्ष है, जिनकी सरकार है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बजट ला दिया है। किसी काम को करने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं। तो जो विपक्षी पार्टी होती है वो तो समझ रही है कि ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से निकाले गए हैं या फिर किस लिए बोले जा रहे हैं, है ना? तो जो विपक्ष होता है वो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है कि आप जो 100 रुपये, 150 की रुपए की मोरंग खरीद रहे हैं, कम से कम 120 की खरीद लीजिए, या फिर 100 रुपए की खरीद लीजिए। इतना ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं? इतना ज़्यादा पैसे निकाल क्यों रहे हैं? तो इसीलिए बजट में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यानी जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जो पैसे बताए गए हैं, उनको कम करने के लिए, उनमें कटौती करने के लिए विपक्ष ये कटौती लाती है। और ये जो कटौती है, ये 3 तरीके की कटौती होती है। कौन कौन सी? पहला है नीतिगत कटौती। इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। यानी कि देखिए, कोई अगर बजट आया और उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, तो या फिर अस्वीकार कर दिया गया, तो उसको नीतिगत कटौती बोलते हैं। यानी कि हमको आपकी नीति ही नहीं पसंद है, इस विधेयक को हम इसीलिए पास होने ही नहीं देंगे, और अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है। तो एक बात यहाँ पे आप लोग और ध्यान रखिएगा, ये स्थिति में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि कोई भी विधेयक को पास करने के लिए कम से कम 50% वोटर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी 50% सदस्यों को होना अनिवार्य है आपके लिए। अगर 50% सदस्य आपके साथ हैं तो नीतिगत कटौती हो ही नहीं सकती, क्योंकि बजट तो आराम से पास हो जाएगा। लेकिन अगर 50% लोगों से कम लोगों ने उस पर सहमति दिखाई है तो बजट अस्वीकार हो जाएगा। तो इस स्थिति में, नीतिगत कटौती की स्थिति में, सरकार भी गिरने की संभावना रहती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर है अर्थगत कटौती। इसके द्वारा बजट के कुछ भाग को कम कर दिया जाता है, और जनरली ये होता है, ज़्यादातर केसेस में अर्थगत कटौती ही होती है। ठीक है, कुछ भाग उसका कम करके दिया जाता है। 150 रुपये में से आप 100 रुपये में ही काम चलाइए। ठीक है। फिर है सांकेतिक कटौती। इसके द्वारा बजट पर असहमति दिखाया जाता है और बजट में से 100 रुपये काट लिया जाता है। यानी कि पूरी तरीके से विरोध भी नहीं किया, पूरी तरीके से स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन जितना भी बजट था उसमें से 100 रुपये काट लिया। हालांकि बजट पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक संकेत जाता है कि जो आपका बजट है उस पे लोग असहमत हैं। ठीक है। तो ये 3 तरीके की कटौती हो गई। कौन कौन सी? नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है? नीतिगत कटौती अगर की गई है और वो पास हो गया है तो सरकार गिर जाएगी। अर्थगत कटौती ज़्यादातर टाइम यही होता है, अर्थगत कटौती ही। फिर है गिलोटीन। समय के अभाव में बजट पे चर्चा को रोककर मतदान करना गिलोटीन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि जो सत्र चल रहा है उसमें बहुत सारे कार्यों को करना है, तो बजट पर बहुत सारा समय नहीं दिया जाता, सीधे वोटिंग करवा ली जाती है कि कौन कौन इसके पक्ष में है, कौन कौन इसके विपक्ष में है। तो उसी को गिलोटीन कहते हैं। यानी समय के अभाव पर बजट की चर्चा को रोककर सीधे मतदान कराना, और इसका उद्देश्य क्या है? कि बजट में होने वाले विलंब को रोकना। ठीक है। तो ये था बजट। तो आई होप कि आपको अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115 तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।